गैसेस स्टेट क्लास 11th और साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों का सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर एंड क्लास 11 दोनों का सिलेबस लगभग एक दूसरे से मैच करता है, रिजेंबल करता है। इसलिए इसको क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं और साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करूँगा ताकि बीएससी फर्स्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए गैसेस स्टेट को एक्चुअल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने ये बोल के रखा था कि मैटर के फिजिकल स्टेट को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, एक्चुअल में जो स्टेट ऑफ मैटर ले रहा हूँ ये उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फिजिकल स्टेट है। और फिजिकल स्टेट में मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, जिनका मैं नाम लिखना पसंद करूँगा सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड लिखूंगा गैसियस। ओके, चलो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने मैटर का डेफिनेशन ये बता के रखा था कि ऐसा कोई भी चीज़ जो स्थान जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, दैट इज मैटर कहलाता है। ठीक है, और मैंने ये भी बता के रखा था कि दुनिया के जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, एक वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को, इन स्मॉल पार्टिकल्स को हमने एक दूसरा नाम दिया था, दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये मैं जो छोटा छोटा पार्टिकल्स बनाया हूँ ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब आप बोलेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता क्या है, तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वे पार्टिकल होते हैं जो किसी भी मैटर को फॉर्म करते हैं। मतलब कि मैटर को बनाने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ही हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो का सकते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं, या ये कभी कभी मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो मतलब मैं जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वर्ड यूज करूं तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वहां पर एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स की बात हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए, चूँकि ये सारे के सारे मैटर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे मैटर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बने होंगे। इन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर हम इस मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें से कैसे ऐसे कहते हैं। देखो जरा, सॉलिड स्टेट में ऐसा बोला जाता है कि नंबर 1 पॉइंट बना के लिख देता हूँ मैं कि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होते हैं, जबकि गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। चलो 1 बाय 1 यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जबकि लिक्विड में क्या लिख सकता हूं मैं, लिक्विड में पॉइंट लिख सकता हूं कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, लेकिन इसके कंपेयर में थोड़े से दूर होते हैं। तो लिख सकते हैं द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या बोल सकते हैं, आर क्लोज टू ईच अदर लिख सकते हैं, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जबकि दूसरा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। गैसियस पार्ट को देखिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज गैसियस। गैसियस में ऐसे बोलते हैं कि गैसियस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब कि क्यों होते हैं वो बात का डिस्कशन है, लेकिन हम यहाँ एक पॉइंट बना के जरूर लिख सकते हैं कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गैसेस आर नॉट क्लोज टू ईच अदर लिख सकते हैं, या भी लिखते हैं बहुत पार होते हैं। गैसेस, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैसेस आर फार अपार्ट,
इसका मतलब क्या हुआ कि बहुते दूर दूर होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं इनका कुछ बनाने की कोशिश कर देता हूँ डायग्राम के अंदर में। तो डायग्राम अगर मैं सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट बनाना शुरू करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास है। तो ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। जबकि लिक्विड में होगा क्या कि लिक्विड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो थोड़े से दूर दूर होंगे। थोड़े से दूर दूर मतलब वेरी क्लोज नहीं होंगे। और क्वेश्चन ये माइंड में ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये माइंड में आएगा कि ऐसा क्या कारण है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं जबकि सॉलिड के बहुत दूर दूर होते हैं। इसका पॉइंट मैं अगले वाले पॉइंट में दर्शाने वाला हूँगा, बताने वाला हूँगा। देखते हैं कैसे। लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर में रख देता हूँ तो इसके गैसियस मॉलिक्यूल्स देखो बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने लिख के रखा है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो गैसियस मॉलिक्यूल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, चलो मैंने पहला पॉइंट तो लिखवा दिया है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, जबकि गैसियस के बहुत दूर दूर होते हैं। देखो यहाँ पर 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है और ये अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में ही बता के रखा था कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे नहीं ऐसे बोल सकते कि जब एक एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट में आता है तो उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से दोनों एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है और इस अट्रैक्शन फोर्स को हमने नाम दिया था दैट इज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्ड या अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस वजह से सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि द अट्रैक्शन फोर्स अमंग द या बिटवीन लिख लेते हैं, बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जबकि इसमें थोड़े से कम होते हैं, मतलब इसके कंपेयर में थोड़े वीक होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स आर वीकर देन सॉलिड। और इसी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वे गैसियस सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से दूर होते हैं। जबकि इसकी इंपॉर्टेंट बात है थर्ड पॉइंट गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करता है। इस वजह से गैसियस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहना पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट बना के लिख देते हैं कि नो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट अमंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, या बिटवीन लिख सकते हैं, between the constituent particle of gases, constituent particle of the gaseous। तो मैंने 2 पॉइंट तो आपको समझा दिया है। तीसरी पॉइंट देखते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, जैसे मेरे हाथ में मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर का शेप बिल्कुल फिक्स दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये सॉलिड है, इसको अगर हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा, मतलब ये सॉलिड दिखाई दे रहा होगा। इस सॉलिड को अगर आप किसी जगह पे रख देंगे तो इसका वॉल्यूम, मतलब जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है वो फिक्स्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जैसे आप किसी भी एक टेबल को रख दो, अपने मोबाइल को टेबल पर रख देना, देखना कुछ दिन बाद, अगर 10 दिन बाद भी आप देखेंगे तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसका वॉल्यूम वही का वही है, मतलब कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं।
और इसके साथ ही साथ जैसे ये शेप है, इसको अगर मैं कुछ देर तक भी रखूं तो इसका शेप बिगड़ेगा नहीं, मतलब वॉल्यूम तो फिक्स्ड ही है, साथ ही साथ इसका शेप भी फिक्स है। तो हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि सॉलिड के वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड होते हैं, जबकि लिक्विड में आप क्या करिएगा, लिक्विड में अगर हम रखें तो लिक्विड का जैसे 1 लीटर पानी को आप क्या करें, 1 लीटर वाटर को आप बकेट में अंदर रखें तो भी वो 1 लीटर ही होगा, एक बॉटल के अंदर रखेंगे फिर भी 1 लीटर होगा, चाहे वह ज़मीन में फैला दें मतलब गिरा दें उसके बाद भी इसकी वॉल्यूम तो 1 लीटर ही होने वाला है। तो दैट मीन्स ये पता चल रहा है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, लेकिन जब हमने बैकेट के अंदर में डाला वाटर को तो वाटर का शेप बैकेट शेप का हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बॉटल के अंदर डालूंगा तो वाटर का शेप बकेट बॉटल के शेप का हो जाएगा, अगर उसको मैं ज़मीन में कर दूं तो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा। दैट मीन्स ये पता चल रहा है कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा मैं कह सकता हूं कि उसका वॉल्यूम, उसका जो शेप है उस कंटेनर के शेप पर डिपेंड कर रहा है जिस पर उसे प्लेस किया जा रहा है या जिस पर उसे रखा जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी, गैसेस का तो कोई वॉल्यूम शेप होता ही नहीं है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट मैंने बोल के रखा था कि द वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स्ड फॉर सॉलिड, या तो लिख सकते हैं ना वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स्ड, जबकि इधर थर्ड पॉइंट को ना क्या लिख सकते हैं कि इसका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता। तो लिख सकते हैं शेप आर फिक्स्ड बट नॉट वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं दैट इज थर्ड पॉइंट। यहां पर क्या लिखेंगे, neither volume nor shape are fixed। ये देखिए, तो थर्ड पॉइंट लिख लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट और करते हैं, पहले से आप कॉपी करो, इसको मैं फिर रफ करता हूं, उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, लेकिन इससे पहले आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, एक बात छूट गया भाई, यहाँ पर क्या चीज़ लिखना, मैंने ये बता के रखा था कि लिक्विड का जो शेप होता है उस कंटेनर के शेप पर डिपेंड करता है जिस पर उसे प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द शेप ऑफ लिक्विड आर डिपेंड अपॉन द shape of container where नहीं, in which लिखते हैं, where नहीं, in which placed। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी लिक्विड का शेप उस कंटेनर के शेप पर डिपेंड करता है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इसे कॉपी कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और उस पॉइंट को मैं बोलूँगा दैट इज़ फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स चूँकि पास में होते हैं, इस वजह से इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या इसका जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। डेंसिटी क्या मतलब होता है, डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल या कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर जैसे ये मेरा एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स के, मुझे पता नहीं किसका, बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ 1000 एटम या 1000 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। सेम मैं और एक एरिया लेता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट वॉल्यूम का, और इसमें भी जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसको मैं बोल दे रहा हूँ 2000। तो आप देखेंगे कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन दोनों जगह पर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया पर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम है। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मतलब कि इसकी डेंसिटी मैं रो से शो करना पसंद करूँगा, दैट इज़ रो, इसकी डेंसिटी हाई है और इसकी डेंसिटी इसके कंपेयर में लो है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझा दिया हूँ कि डेंसिटी का क्या मतलब
होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर जितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे उस एटम या मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कहते हैं। The constituent particles are present at particular area are called density। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट। तो बोल सकता हूँ कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चूंकि पास पास होते हैं इसलिए इसके डेंसिटी हाई होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाई डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में क्या बोल सकते हैं, इसकी डेंसिटी सॉलिड कंपेयर में थोड़ा सा लोअर होगा क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो लिख सकते हैं कि डेंसिटी आर लोअर देन सॉलिड। और यहाँ पास क्या लिखोगे, डेंसिटी वेरी लेस डेंसिटी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेंसिटी आर वेरी लेस, डेंसिटी आर वेरी लेस। ओके, ये बात मैंने बता के रख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में फोर्थ पॉइंट लिखवा दिया हूँ। आगे हम बोल सकते हैं जिसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो उसके थोड़े से कम होते हैं, उसके बहुत ही कम होते हैं। तो आप चाहो तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिख दीजिएगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कराने जा रहा हूँ, इससे पहले आप कॉपी करो, फिर आपको एक न्यू टॉपिक में डिस्कस करवाता हूँ, दैट इज, हाँ चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ऐसा कहा जा सकता है कि सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, या रिवर्स करूँ तो गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं या इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। बेटा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आइस। आइस का फॉर्म अगर आप बोलोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आइस को क्या करो, आप इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। जैसे हम आइस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। अब अगर ये मेल्ट होना शुरू होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम उसे लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, जैसे आइस है तो ये लिक्विड नहीं, यहाँ पर मैं लेता हूँ H2O, चूँकि H2O कौन सा फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। इसी तरह से अगर लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब अगर H2O के टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो वेपराइज्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब कि ये वेपर बनना शुरू हो जाता है। और ये जो वेपर बनता है, ये वेपर तो गैसियस फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो गैस में उसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं यहां से लेके यहां तक जो भी मैं प्रोसेस करा रहा हूं, इस प्रोसेस के दौरान में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पर आप केवल इतना याद रखिएगा कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्यों और तो बात के बात है, उसको जब मैं गैसेस लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि ये बुक्स में मेंशन नहीं रहता। एक बात और कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्या करूं कि ये जो H2O है इसके टेम्परेचर को मैं कम करते जाऊं, तो अगर टेम्परेचर कम करते जाऊंगा तो देखिएगा कि ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि H2O जो लिक्विड फॉर्म में था उसके टेम्परेचर को अगर मैं डाउन करते जाऊंगा, डिक्रीज कराते जाऊंगा, तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम वेपर के टेम्परेचर को भी, अगर मैं वेपर के टेम्परेचर को भी कम करते जाऊंगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस आर इंटर कन्वर्ज टू ईच अदर व्हेन बाय द राइजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हिंदी में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम एक दूसरे में आसानी से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटाकर, टेम्परेचर को इंक्रीज करके या टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए। अदरवाइज आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो हो सकता है जो मैं आपको ये फिनोमेना बता के रखा हूँ वो आपके साथ ना हो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यहाँ बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम मेंशन कर सकते हैं कि आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी सब्सटेंस सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को मतलब ई वाली टेम्परेचर को हम लोग नाम दे देते हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है तो ये एक नया क्वेश्चन यहाँ पास आ सकता है कि हम मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड आर कन्वर्ट इनटू द melting point, the temperature at which solid are convert into the liquid is called melting point। इसी तरह से एक बात और यहाँ पर बेटा देखो, लिक्विड को आपने टेम्परेचर इंक्रीज करे हो तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो जब ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन तो आपको मैंने बता दिया है कि वेपोराइजेशन होता क्या है। वेपोराइजेशन क्या होता है कि जब कोई भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसे हम उसका वाष्पीकरण या उसे वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, मैंने 2 पॉइंट बना दिया है। यहाँ पर किसी बुक्स के अंदर में मिस्टेक हो जाता है कि लिक्विड जब कभी भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो तो उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पास ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं, सॉरी यहाँ पास बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसको हम बोल ही नहीं सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, जहाँ से वो बॉयल करना स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात मैंने सही बता दिया है, लेकिन यहाँ पास ये पॉइंट गलत हो जाता है कि इसे हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते। किसी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। पहले आप इसे कॉपी करो, फिर आपको मैं कुछ गैसेस स्टेट के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी को डिस्कस करवाने वाला हूं 1 बाय 1 करके। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू गैसेस। मतलब गैस से रिलेटेड हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले होंगे दैट इज नंबर 1 प्रेशर। अब हम प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको बता के रखा था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है। और जब ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है इस वजह से ये गैसियस मॉलिक्यूल्स एकदम रैंडम मोशन करना शुरू करते हैं, मतलब इधर उधर मूव करना शुरू करते हैं। देखो कैसे, इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। ये किसी कंटेनर के अंदर में मैंने किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स को रख दिया, क्योंकि एक गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जब ये फ्रीली मूव करते हैं तो कंटेनर के वॉल पर जाके टकराते हैं, कोलाइड होते हैं। और जैसे कोलाइड पर टकराते हैं, जैसे कंटेनर के वॉल पर करते हैं, वहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और इसी प्रेशर, अब ध्यान से देखना, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये वॉल, ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहा होगा, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या गैसियस मॉलिक्यूल्स इस एरिया पर जाके टकराएगा तो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मतलब ये समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर एरिया पर ये अपना प्रेशर, अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को, अगर नहीं ऐसे बोल सकता हूं कि जब फोर्स को एक पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड कर देते हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, पहले यहां पर लिखते हैं दैट इज पर्टिकुलर एरिया। तो मैंने ये बोल के रखा है कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर एरिया पर जाकर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो उसे हम उसका प्रेशर कहते हैं। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि प्रेशर को अगर मैं P से डिनोट करूं तो PF इक्वल टू, मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर एरिया पर। तो मैंने ये बोला है, ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई एट पर्टिकुलर एरिया और कॉल्ड
प्रेशर। मतलब मैंने ये बोला कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जब रैंडमली मूव करते हुए कंटेनर के वॉल पर एक पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसे उस गैसियस मॉलिक्यूल का प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द फोर्स अप्लाई बाय गैसियस मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड प्रेशर। तो लिखते हैं डेफिनेशन, तो लिखिएगा द फोर्स अप्लाई बाय द gaseous molecules at a particular area of the wall of container are called pressure of the gas। ठीक है, तो वही मैंने बोला है कि फोर्स, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू फोर्स और यहाँ पर लिख देंगे एरिया को मैं डिनोट कर रहा हूँ A से। अब इसका हम लोग निकालते हैं यूनिट। तो यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, इसका यूनिट हमको पता है कि प्रेशर, फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन और एरिया का होता है दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं दैट इज पास्कल। तो ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पास्कल। तो दो यूनिट आ चुके होंगे यहाँ पर, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा होगा और एक दूसरा आ रहा है पास्कल। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ और भी यूनिट है, उसको मैं 1 बाय 1 लिखना पसंद करूँगा। इसका दूसरा यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बार। और तीसरा जो यूनिट है जिसको हम बोलते हैं एटीएम। चौथा और भी है दैट इज स्टार। इसके बाद फिफ्थ भी और है दैट इज mmHg। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज mmHg, लिखा जाओ mmHg वगैरह। सब के सब में एक बार रिलेशन बनाते जाते हैं कि बार और एटीएम एंड टॉर और ये पास्कल के बीच में का रिलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 बाय 1 हम लिखते जाते हैं। पहला हमको याद होना चाहिए कि पहले रिलेशन बनाते हैं पास्कल और बार के बीच का रिलेशन। बार मतलब कि हाँ लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के लिख रहा हूँ कि 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट और लिख सकते हैं, क्योंकि एटीएम और पास्कल के बीच रिलेशन बना, तो याद रखिएगा कि 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना बार होता है, 1 बार होता है। तो अगर ऐसे होता, तो अगर मैं बस 1 एटीएम रख दूं तो एटीएम और पास्कल के बीच रिलेशन बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया है। अब mmHg का मान रख देते हैं, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 760 mmHg होता है। तो एक पॉइंट और बना कर लिख देता हूँ। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg होता है। अब आप बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होगा कि Hg क्यों लिख रहे हैं, तो ये हम इसका डिस्कशन भी बाद में करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने प्रेशर होता क्या है और प्रेशर के कुछ यूनिट कौन कौन से यूनिट हैं। टॉर भी है, लेकिन टॉर को आप छोड़ दो, फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है, केमिस्ट्री के अंदर में थोड़े काम आने वाले हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला होगा आपके बुक्स के अंदर में वो 2 चीज़ होगा, दैट इज़ एटीएम, और दूसरा जो यूज हो सकता है वो कहाँ गया, बार, ये वाली। बस इतने चीज़ आप याद रखिएगा। इसका पास्कल के साथ में रिलेशन जरूर याद रख लीजिए कि 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। और 1 एटीएम इज इक्वल टू भी 1 एटीएम इज इक्वल टू सॉरी मैंने मिस्टेक करी है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 होता है। एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ किया यहाँ पर। 1 एटीएम इक्वल टू 01, एक मिनट इसको देख लेते हैं।
हाँ 1.013 सॉरी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रखिएगा। तो मतलब कि ये वाली पॉइंट जो मैंने लिखा था वो थोड़ा मिस्टेक था, प्रिंटिंग एरर था, आप इसे इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रेशर के कौन कौन से यूनिट होते हैं, इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, किस तरह डिनोट किया जाता है। मैं